वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं माध्यमिक एग्ज़ाम 2020 के मैथमेटिक्स का जो पेपर था उसका मैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करूंगा। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 को सॉल्व किया था और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 सॉल्व करूँगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर एनी टू क्वेश्चन। किसी दो क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 2 × 3 6 मार्क्स। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो होता है ये ट्रिग्नोमेट्री से होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से ही तीनों क्वेश्चन होता है, दो सॉल्व करना पड़ता है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ साइन 17 डिग्री इक्वल्स टू x/y शो दैट सेक 17 माइनस साइन 73 इक्वल्स टू x² इंटू √/y² माइनस x²। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आ चुका माध्यमिक में या हाई मदरसा एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 24 से है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, पूरक कोण। और उसका ये क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे जो है 4 के बाद से ही ये क्वेश्चन है, 4 या 5 नंबर क्वेश्चन में से आता है। तो स्टूडेंट वैसे तो मैंने जो चैप्टर 24 उसमें तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है इस क्वेश्चन को, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे साइन 17 डिग्री इक्वल्स टू क्या, x/y है। अच्छा, हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है सेक 17 माइनस साइन 73 इक्वल्स टू जो दिखाना है। ठीक है, यहाँ देखें कि इसका वैल्यू हमें जो पता करना है वो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा इसके हेल्प से। तो देखिए सेक 17 जो है ये क्या है, सेक 17 कोस 17 का ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है ना। तो साइन 17 से कोस 17 निकालना इजी है, और कोस 17 जब आ जाएगा तो उसको जस्ट हम उसको पलट देंगे। ठीक है, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर अगर कर देते हैं, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, तो फिर वो हो जाएगा सेक 17। ठीक है, और साइन 73 जो है इसको जब हम कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करेंगे तो ये भी आ जाएगा कोस 17। यानी घूम फिर के वही बात कि सिर्फ कोस 17 निकालने से हमारा काम हो जाएगा। तो यहीं से साइन 17 से हम कोस 17 निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोस 17 साइन 17 से कैसे निकालेंगे, कोस थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ थीटा की जगह बस 17 लिख ले, तो कोस 17 हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर 17। ठीक है, अब साइन 17 का वैल्यू क्या है, x/y है, तो यहाँ पे हम x/y इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब x/y का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बटा y का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बटा है, यहाँ 1 माइनस, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम नीचे वाला नंबर आएगा, यानी y² एलसीएम हो जाएगा, और √y² 1 से इंटू होगा, y² हो जाएगा माइनस y² से y² एक बार में डिवाइड होगा, और 1 से x² इंटू होगा तो x²। तो ये आ गया √y² माइनस x² बाई y²। यहाँ पे सिर्फ y² सिंगल है तो y² का रूट यहाँ पे अलग होगा, और ऊपर वाला जो है इसका रूट अलग हो जाएगा। ऊपर वाला में जो देख रहे हैं आप 2 स्क्वायर है, लेकिन बीच में माइनस है तो ये उसी तरह रूट में रह जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि y माइनस x होगा, बल्कि जब बीच में माइनस प्लस होगा तो बस ये उसी तरह से सेम टू सेम उसी तरह लिखाएगा। ठीक है, सिर्फ रूट उसी तरह बाकी रहेगा, y² माइनस x²। ठीक है, √y² माइनस x²। नीचे में y² सिर्फ सिंगल है तो इसका जब हम रूट लेंगे तो क्या होगा कि स्क्वायर हट जाएगा, तो सिर्फ क्या होगा, इसका रूट होने से रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, सिर्फ y हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया √y² माइनस x² बटा y, ये किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया हमारा कोस 17 का वैल्यू। किसका वैल्यू, कोस 17 का वैल्यू। तो फिर सेक 17 का वैल्यू क्या होगा, इसको ठीक हम पलट देंगे, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे। तो सेक 17 क्या होगा, y बटा √y² माइनस x²। ठीक है, इसको पलट दिया। अब दोनों का वैल्यू आ गया, कोस 17 का वैल्यू ये और सेक 17 का वैल्यू ये। अब हम लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड में ये था, सेक 17 उसी तरह लिखेंगे। साइन 17 को रेसिप्रोकल में कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करेंगे। तो साइन 17 मतलब क्या होगा, कोस 90 माइनस 73 है ना, 73। तो साइन थीटा मतलब होता है कोस 90 माइनस थीटा, उसी तरह साइन 73 मतलब कोस 90 माइनस 73। इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 17। तो आ गया सेक 17 का वैल्यू क्या होगा, जो भी अभी हमने लिखा, सेक 17 का वैल्यू होगा ये वाला
वाई बटा रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और cos 17 का वैल्यू होगा ये वाला, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा ऑपोजिट इस तरह से। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अगर ये दोनों एलसीएम में आ जाएगा y इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर ये सेम सेम कटेगा, बचेगा y से इंटू हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे जब हम y से इसको कैंसिल करेंगे y कैंसिल होगा, ये रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसी से इंटू होगा रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, तो दोनों सेम चीज़ इंटू हो रहा मतलब उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जैसे ए से ए इंटू होने से क्या होता है ए स्क्वायर हो जाता है, उसी तरह ये दोनों सेम है तो इसका इंटू करेंगे तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये रूट है, रूट का स्क्वायर होने से रूट भी हट जाता है, स्क्वायर भी हट जाता है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस है। अब ब्रैकेट को जब हम खोल रहे तो ये माइनस और ये माइनस इंटू होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है कि अगर माइनस होता है तो ये बदल जाएगा, ओके। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा ये, यहाँ वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस नहीं लिखना है तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर बटा वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमें दिखाना था, RHS में यही है, इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ओके। तो ये हो गया पहला वाला प्रूफ। नंबर 2, इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 135 एंड देयर डिफरेंस इज़ π/12, दो एंगल है, दो कोण है, उनका सम यानी उनका जोड़ या योग 135 डिग्री है, एंड देयर डिफरेंस, और डिफरेंस यानी उनको माइनस करके आएगा π/12, ठीक है। देन डिटरमाइन द सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ टू एंगल्स, तो फिर उनका हमें सेक्साडेसिमल वैल्यू यानी डिग्री वाला वैल्यू और उनका सर्कुलर वैल्यू यानी वित्तीय मान यानी रेडियन में यानी पाई रेडियन वाला जो वैल्यू, वो दोनों वैल्यू हमें लिखना है, ओके। आंसर यहाँ दिया हुआ है, ये आपका चैप्टर नंबर 20 का क्वेश्चन है, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला चैप्टर होता है, चैप्टर 20। तो सुनिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों एंगल को हम एक्स और वाई मान लेंगे, दोनों कोण को एक्स और वाई मान लेंगे। लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, मान लिया दोनों एंगल या कोण एक्स और वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, दोनों को जोड़ने से होगा 135, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 135, और दोनों को माइनस करने से क्या होगा π/12, π/12 को हम डिग्री में चेंज कर लेंगे, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180/12, 12 से काटेंगे, 12 कम 12 6 बचेगा, 60 होगा, 12 × 5 = 60, तो आ गया 15, यानी एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा 15। फिर से लिख ले रहे हैं एक्स प्लस वाई 135 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 15, इसका नाम देंगे 1 नंबर इक्वेशन, इसका नाम देंगे 2 नंबर इक्वेशन। अब एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होने से यहाँ से एक्स इजीली निकाल सकते, कैसे, ऐड कर दे, बस एडिंग करने से क्या होगा, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स ऐड होकर 2x हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होगा तो 150 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 2 इंटू है, इधर आएगा डिवाइड हो गया, यानी 150 के नीचे आ जाएगा बटा 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 150 को काटेंगे 75 आ जाएगा, 75, 2 7 14 और 15 एक बचेगा, या 10 और 2 5 10, तो x बराबर कितना है 75 डिग्री। ये हो गया x का सेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है, यानी डिग्री में। अब x का वैल्यू 75 आ गया, इस 75 को यहाँ 1 नंबर इक्वेशन या 2 नंबर किसी एक में रखने से y का वैल्यू आ जाएगा। तो चले हम पुटिंग x इक्वल टू 75 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को एक बार तब हमने लिख लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 135, और x के जगह में हम लिखेंगे 75 प्लस वाई इक्वल टू 135। अब 75 को 135 की तरफ कर देंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं यानी प्लस, इधर आएगा तो माइनस होगा, यहाँ सिर्फ y रहेगा प्लस वाई यानी y, और 135 से 75 माइनस करेंगे 60, तो ये हो गया y का वैल्यू 60, ठीक है। ये उसका सेक्साडेसिमल वैल्यू है, यहाँ पे हमने लिख लिया सेक्साडेसिमल वैल्यूज ऑफ टू एंगल, दोनों एंगल या कोण का सेक्साडेसिमल वैल्यू या मान, x बराबर 75 y बराबर 60, ये हो गया एक आंसर। अब इनका सर्कुलर वैल्यू निकालेंगे नहीं रेडियन में, तो सर्कुलर वैल्यूज ऑफ टू एंगल्स, दोनों एंगल या कोण का सर्कुलर या वित्तीय मान, ठीक है, सर्कुलर वैल्यू। तो x कितना 75 है, तो सर्कुलर वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसको π/180 से इंटू करके आता है सर्कुलर वैल्यू, तो 75 डिग्री था x का वैल्यू, इंटू करेंगे π/180 से। अब 75 180 को आप काटे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, मान लीजिए कितना से काटेंगे इसको, 3 से, 3 एकम 3, अच्छा 3 से नहीं काट रहे हैं, तो ये 9 से का सॉरी, ये हम लोग 5 से कैंसिल कर रहे हैं ना, 15 × 5 = 75
और 15 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 18 3 गया 30, 5 6 30, तो 15 हो गया 36 आएगा। फिर 3 से काटे 3 बचे 15, और तो ये 3 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में 5 इंटू पाई यानी 5 पाई बटा नीचे में 12, ये हो गया एक्स का सर्कुलर वैल्यू, 5 पाई बाई 12 12। और वाई है 60 डिग्री, वाई का वैल्यू 60 है, तो 60 इंटू पाई बटा 180 करेंगे, 0 0 कैंसिल हुआ, 6 3 18 यानी पाई बाई 3। ठीक है, ये हो गया इसका सर्कुलर वैल्यू। अब जो तीसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है या वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 23 में है, 23.2 में होता है। ठीक है, जिसमें वैल्यू पुट किया जाता है। वैल्यू पुट करने वाला जैसे साइन 30 साइन 60 का वैल्यू जो ये हमेशा एक एग्ज़ाम में आता ही है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो ये देखिए इसका वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर लिया डायरेक्ट। ये था हमारा पाई बाई 3 मतलब कितना होता है 60 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पे पाई मैंने 180 अगर रखेंगे 3 से काटेंगे तो 3 6 18 ये 60 आ जाएगा 60 डिग्री। पाई बाई 6 मतलब होता है 30 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब होता है 45 डिग्री। ठीक है, अब उस तरह से समझ गए तो इसका वैल्यू लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट हम वैल्यू भी लिख सकते हो। चाहे तो आप एक बार लिखना चाहेंगे तो कोस स्क्वायर 64 सेक स्क्वायर 30 ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद वैल्यू बैठाएंगे तो भी आपके लिए ईजी होगा। हमने डायरेक्ट वैल्यू बैठा दिया 5 इंटू, यहाँ इंटू है कोस पाई बाई 3 यानी कोस 60 का वैल्यू, कोस 60 का वैल्यू क्या है 1/2 होता है, उसका फिर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, तो सेक पाई बाई 6 यानी सेक 30 का वैल्यू, सेक 30 का वैल्यू होगा 2/√3 उसका होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे 4 माइनस 10 पाई बाई 4 यानी 1045, 1045 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर। नीचे में आ रहा है अगर आप देखेंगे ये होगा 30, ये भी होगा 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30 दोनों में 30 30 है, सेम सेम आ रहा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जैसा सेम हो रहा है ना, थीटा पाई बाई 6, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बटा 1, अब नीचे बटा 1 हो गया तो फिर इसको लिखना नहीं है। ठीक है, अब ये आएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू ये सॉरी बटा √3 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब ये कितना होगा 5 और 4 कटेगा नहीं, यानी 5 इंटू 1 5/4 हो जाएगा, प्लस ये भी कटेगा नहीं ऊपर नीचे, तो 4 इंटू 4 4 चौके 16/3 हो जाएगा, माइनस 1। इसका एलसीएम लेंगे 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, और 12 से हम काटेंगे 4 तिया 12, 3 बचे 15, प्लस 3 से 12 को काटेंगे 3 चौके 12 4, और 4 16 चौके 64, माइनस यहाँ तो सिर्फ 1 है, 1 इंटू 12 हो जाएगा 12, 15 प्लस 64 ऐड कर लेंगे 79 माइनस 12/12, 12 79 माइनस 12 67/12, 12 से इसको डिवाइड करेंगे 12 25 60 और 67 है 7 बचेगा 7/12, ये हो गया इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी वन क्वेश्चन, ये हाइट एंड डिस्टेंस से होता है। ठीक है, 5 मार्क्स का होता है, 2 क्वेश्चन रहता है, एक बनाना पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में पूछा कि ये जो है आउट ऑफ बुक से आ गया है सर, हाइट एंड डिस्टेंस का, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो मैं इसमें सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला है इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर्स अबव ए लेक इज़ अल्फ़ा। कहा जा रहा है एक लेक है यानी एक झील है, झील। ठीक है, और झील के काफ़ी ऊंचाई में एक क्लाउड है यानी बादल का टुकड़ा है, और उस बादल का टुकड़ा को जब हम झील का जो पानी का जो ऊपर में लेयर है, सतह है या तल है पानी का, उससे h मीटर हाइट से जब हम उस बादल के टुकड़ा को देख रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी उन्नति कोण है वो अल्फ़ा है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज़ बीटा। और देखिए ऊपर में पानी के ऊपर में बादल है मान लीजिए, ठीक है ना, तो बादल का जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, प्रतिफलन है, या उसका जो बादल का जो आप समझ लीजिए कि अक्स, जो उसका जो ये होगा इमेज अक्स बोलेंगे, वो किस में दिखेगा, पानी के अंदर दिखेगा बादल। तो वो कहा जा रहा है जो पानी के अंदर में जो बादल का अक्स है, तो उसका जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है, क्योंकि हम तो जब पानी के अंदर देखेंगे तो ऊपर से नीचे देखना होगा ना, पानी के अंदर में देखना होगा, तो उसका एंगल ऑफ डेप्रेशन जो है वो अवनति कोण वो बीटा है। ठीक है,
प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 2h इंटू सेक अल्फ़ा बटा 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। तो कहा जा रहा है जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे, उस पॉइंट से जो बादल का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो इतना होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, आप ये समझ लीजिए। ये एक झील है, ये झील में ये इसका जो है लेयर, ये इसका सरफेस है। ठीक है, तल है या सतह है। ठीक है, समझ में आ रही है, पानी है। अब झील से h मीटर हाइट ले लीजिए, ये h मीटर हाइट है, मान लीजिए ये पॉइंट है B। अब इस B पॉइंट से हम मान लीजिए बादल को देख रहे हैं, और बादल मान लीजिए A पॉइंट पर है। ठीक है, तो B पॉइंट से हम देख रहे हैं बादल को ऊपर में A पॉइंट पर, यहाँ पर बादल है। ठीक है, क्लाउड है। तो ये यहाँ से ऊपर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो अल्फ़ा है। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, अल्फ़ा है, उन्नति कोण। अब बादल अगर ए पॉइंट पर है तो ये बादल का परछाई ठीक इसके नीचे पर पड़ेगा झील के अंदर में। अच्छा, जो इसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा, प्रतिफलन या अक्स जो पड़ेगा ना, ये इस पानी का ये हो गया एकदम सतह या इसका तल हो गया। यहाँ से जितना हाइट पे बादल होगा ना, उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा उतना ही हाइट नीचे पे पड़ेगा। ये तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि कोई भी चीज़ जो होता है उसका जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है और उसका जो इमेज का डिस्टेंस होता है सेम होता है आईना से, है ना, जो दर्पण होता है आईना। तो ये समझ लिए पानी तो आपका उसी तरह का काम कर आईने के जैसा। तो यहाँ से ए जितना डिस्टेंस में होगा, यहाँ से डी भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा, यानी सी पॉइंट से। ओके, तो ये जो अंदर में पड़ रहा है बादल का जो परछाई पड़ रहा है अंदर में, इसको जब हम इस पॉइंट से देख रहे हैं नीचे तरफ, तो यहाँ पर एंगल ऑफ जो डेप्रेशन बनेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहे तो ये बनेगा बीटा, ये वाला। ठीक है, अब हमसे जो निकालने के लिए बोला वो बोला है कि ये बी से ए, यानी जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं बादल को, ए बी का डिस्टेंस या बी ए का डिस्टेंस, ये निकालना है हमको। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा लेट ए बी द पोजिशन ऑफ द क्लाउड एंड बी इज़ द पोजिशन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लिया ए जो पॉइंट है वो बादल या क्लाउड का पोजीशन है, स्थान है, और बी इज़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं। ठीक है, वो बी पॉइंट है, और बी पॉइंट जो है वो पानी से कितना हाइट पर है, h हाइट पे, h मीटर अबव द लेक। वो झील से h मीटर हाइट से हम देख रहे हैं। ओके, एंड डी इज़ द रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ क्लाउड, और डी जो है वो बादल का, क्लाउड का क्या रिफ्लेक्शन पॉइंट है, यानी प्रतिफलन बिंदु। ठीक है, अक्स, नुक्ताए अक्स है। ठीक है, जिस पॉइंट पे वो पड़ रहा है। ओके, यहाँ पे हमने लिख लिया कोण वाला कितना है, ए बी ई, ये हो गया अल्फ़ा एंगल, और ई बी डी यानी ई बी डी ये हो गया बीटा एंगल, और ई सी, देखिए ये जितना हाइट होगा ना, ये ई सी भी तो उतना ही हाइट होगा। देख के समझ में आ रहा है, तो ये और ये सेम होगा, तो ई सी कितना होगा, एच हाइट होगा। हमें निकालना है ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ए ई, ये जो हाइट है ना, ये तो हाइट एच मिल रहा है हमको, ई सी, ये ए ई जो हाइट है इसको हमने एक्स मान लिया। ए ई हाइट हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। लेट ए इक्वल टू एक्स मीटर। ओके, अब हम निकालेंगे ए सी कितना होगा, तो ए सी कितना होगा, ये एक्स और ये एच दोनों मिल के ए सी होगा, तो एक्स प्लस एच हो जाएगा। ए सी इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस एच। ओके, तो ए सी जितना होगा सी डी भी उतना ही होगा, यानी सी डी भी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच। क्योंकि मैंने बताया है जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जितना दूर पे बादल होगा उतनी ही दूर पे उसका जो ए रिफ्लेक्शन यानी अक्स या उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। ठीक है ना, तो सी डी और ए सी दोनों एक्स प्लस एच होगा, ये सी डी और ए सी। अब हम निकाल लेंगे ई डी कितना होगा, ई से लेके डी तक, ये निकालेंगे क्योंकि यहाँ बीटा का काम है। ई डी कितना होगा, देखिए सी से लेके डी तक एक्स प्लस एच, और ये प्लस एच हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स प्लस एच और प्लस एच हो जाएगा, ये हो गया एक्स प्लस एच और ये हो गया एच। ठीक है, यानी एच प्लस एक्स प्लस एच मैंने लिखा, तो कितना हो गया ई डी, एच 2h प्लस एक्स हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 2h प्लस एक्स। ओके, अब हम दो ट्रायंगल पे लेंगे, देखें एक ट्रेन लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, कौन सा ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ए बी ई, इस ट्रायंगल से हम क्या निकालेंगे, टेन अल्फ़ा। ये टेन अल्फ़ा क्या होगा हमारा, पी बाई बी होता ना, तो अल्फ़ा के सबसे परपेंडिकुलर होगा ये वाला ए ई यानी एक्स, और बेस हो जाएगा बी ई यानी एक्स बटा बी ई होगा।
और ये वाला ट्रायंगल जब हम लेंगे बी डी ई, इन ट्रायंगल या बी ई डी, ये जो ट्रायंगल लेंगे तो इसमें टेन बीटा निकालेंगे, टेन बीटा, क्योंकि टेन बीटा है ना, हमें निकालना होगा टेन बीटा। तो टेन बीटा क्या होगा, ये बीटा के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला होगा, ये वाला लाइन जो है ये होगा परपेंडिकुलर, यानी ईडी जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। और इसका नाप कितना है 2h + x है, 2h + x, ये हो गया ईडी। और इसका बेस हो जाएगा बी, है ना, इस हिसाब से देखेंगे, इसको घुमा के देखेंगे तो समझ में आएगा ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। ये ट्रायंगल है तो इसका परपेंडिकुलर होगा ये वाला ईडी है 2h + x, और बेस हो जाएगा बी, ठीक है। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरह से 2h + x बटा बी। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ इस तरह से ही लिखा हुआ था टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा क्या होगा, टेन बीटा का वैल्यू हो गया 2h + x बटा बी, माइनस टेन अल्फ़ा का वैल्यू हो गया x बटा बी। इसके एलसीएम लेंगे तो b आएगा, ऊपर में सेम आएगा 2h + x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2h बटा बी। तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा क्या होगा 2h बटा बी। यहाँ से हम b निकाल लेंगे तो b यहाँ जाएगा और टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इंटू होगा दोनों और ये नीचे आ जाएगा, एक ही बार में भी कर सकते हैं। b = 2h बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, ये b का वैल्यू आ गया, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। b का वैल्यू आ गया 2h बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। अब हम आ जाएंगे जो हमें निकालना है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी ई ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी को ऊपर लिखेंगे, ओके। और किसका वैल्यू हमें पता चल गया, बी का वैल्यू हमें पता चल गया, ये बी को नीचे लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, देखिए ए बी बटा बी, ए बी जो हो गया ये हो गया हमारा हाइपोटेनस एच, और बी जो हो गया अल्फ़ा के हिसाब से ये हो गया बेस, तो एच बटा बी हो गया। एच बटा बी मैंने सेक अल्फ़ा हो जाएगा, सेक अल्फ़ा, है ना। और अब ए बी बराबर क्या होगा, तो बी इंटू सेक अल्फ़ा होगा, तो ए बी बराबर सेक अल्फ़ा इंटू बी, और सेक अल्फ़ा और बी का वैल्यू आ गया हमारा 2h बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, ये दोनों ऊपर में इंटू हो जाएगा 2h इंटू सेक अल्फ़ा बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। ये किसका वैल्यू आ गया, ए बी, मतलब जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं वहाँ से क्लाउड का डिस्टेंस। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना था, ओके, ये प्रूव हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन इसका है नंबर 2, द हाइट्स ऑफ टू टावर्स आर 180 मीटर्स एंड 60 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। दो टावर है, एक का ऊंचाई 180 मीटर है, दूसरे का 60 मीटर है। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड टावर इज 60। जो दूसरा टावर है उसके फुट से यानी उसके नीचे से जब हम पहले टावर के ऊपर टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, ठीक है, उन्नति कोण। देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट। तो कहा जा रहा है जो दूसरा टावर उसको जब हम पहले वाले टावर के नीचे से देखेंगे फुट से तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, उन्नति कोण 30 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो आपका एक्सरसाइज 25 का क्वेश्चन है और बहुत ही जो है मशहूर फेमस क्वेश्चन है, कई बार आता भी है, आ भी चुका कई बार। तो क्या करेंगे, ये दो टावर मान लीजिए, एक टावर है ए बी है, दूसरा टावर है सी डी, ये 180 मीटर है और ये 60 मीटर है। अब क्या कहा गया, ये जो सेकेंड टावर है जिसका ऊंचाई 60 मीटर है सी डी, इसका जब ये टॉप यानी टॉप माने इसका सबसे ऊंचा ऊंचाई को सी को जब हम पहले टावर के फुट यानी इसके नीचे से जब हम देख रहे हैं, अच्छा सॉरी इसमें बोला पहला वाला टावर यानी ए बी, इसका टॉप को यानी ए को जब हम दूसरा टावर के यहाँ नीचे फुट से देख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, ठीक है, कि वो नीचे से ऊपर देख रहे हैं। तो कहा जा रहा है ये दूसरा टावर को इसका टॉप को जब हम पहले टावर के नीचे से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, तो इसको हम लोग थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी बी द टू टावर्स ऑफ हाइट 180 मीटर एंड 60 मीटर रेस्पेक्टिवली। मान लिया ए बी और सी डी दो टावर है जिनका हाइट 180 मीटर और 60 मीटर है क्रमश रेस्पेक्टिवली, और ए डी बी ये 60 डिग्री, ए डी बी 60 डिग्री, और इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मान लेंगे। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेकेंड टावर ये है फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर बी थीटा। मान लिया दूसरे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नति कोण पहले टावर के
नीचे से फुट से थीटा है, ठीक है। मतलब ये वाला जो एंगल थीटा होगा CBD, ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 60 है, ये 180 पता है, ये दोनों के हेल्प से हम नीचे वाला BD निकाल सकते हैं इजीली। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ABD, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ठीक है। हम निकाल लेंगे BD ऊपर लिखेंगे और नीचे AB 180। तो क्या होगा? BD बटा AB, मतलब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, B बटा P, मतलब कोट हो जाएगा। तो कोट कितना होगा? 60। अब BD निकालेंगे, AB का वैल्यू 180 है, इक्वल टू कोट 60 का वैल्यू 1/√3। तो BD मतलब क्या होगा? 180 1 से इंटू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुण होगा, ठीक है, जरब 180 इंटू 1, 180 बटा √3 होगा। इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 नीचे, तो ऊपर नीचे √3 से इंटू करेंगे, तो ये आ गया 180 इंटू √3, और नीचे √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है ना। रूट सेम सेम इंटू होने से ये नंबर आ जाएगा 3। 3 से 180 को काटेंगे, 3 छः 18, 0 60 60 √3 आएगा, ठीक है, इतना मीटर। ये किसका लंबाई हो गया? BD का आ गया, BD का, ओके, 60 √3। अब ये BD और ये 60 के हेल्प से हम थीटा निकाल लेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? CBD, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल CBD, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल CBD। इसमें आप ऐसे ले सकते हैं, CD को ले लें ऊपर में और नीचे ले लेंगे BD को। तो CD बटा BD, CD परपेंडिकुलर होगा, BD बेस होगा, तो P बटा B मैंने 10, उसका एंगल थीटा 10 थीटा होगा। CD का वैल्यू 60 है, वो टावर का ऊंचाई 60 है, और नीचे BD का वैल्यू अभी हमने निकाला 60 √3 इक्वल टू 10 थीटा। 60 60 कटेगा, 1/√3 होगा। इसको घुमा के लिखे, 10 थीटा मतलब 1/√3, और 1/√3 मतलब 1030 होता है। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, ठीक है, तुलना करेंगे, मुआवजा करेंगे, तो थीटा बराबर आ जाएगा 30, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया, यानी ट्रिग्नोमेट्री का हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 जो लास्ट तक है, 15 तक, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। और जो ये सॉल्व किया इसका नोट में PDF बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।